नहीं हुई। हो गई। क्लियर है रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या है? अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्टैटिस्टिक का। फिर से बोल दूं क्या रजिस्ट्रेशन ऑफिस, अगर डाउट हो तो? नहीं सर। क्लियर है। अब बात आती है स्टैटिस्टिक की। ये सब सेपरेट टॉपिक है। देखो जैसे सेक्शन 403 हो गया, सेक्शन 405 हो गया, ये कहीं कनेक्ट नहीं करते। इनसे कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं 5 मार्क्स या 7 मार्क्स के। तो सेक्शन 405 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने सारे इंफॉर्मेशन और डिटेल्स बताए। ऐसा ऑर्डर जो होता है ऑफिशियल गजट के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? ऑफिशियल गजट। और जिन जिन कंपनियों को उसमें नाम मेंशन होता है, उन कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि जो डिटेल गवर्नमेंट ने मांगे हैं वो डिटेल वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है, इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है, या फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देती है, तो कंपनी के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगेगा। और उसके जो ऑफिसर्स है उनको कैद हो सकती है 6 महीने की, और साथ साथ फाइन लग सकता है 25,000 रुपए से लेकर 3 लाख तक का, या दोनों। कितना क्लियर है? क्लियर है। शांत मन से पढ़ के दे दो, कोई डाउट हो तो बताना मेरे को। इसको पढ़ दो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, सर ये बात हमको नहीं समझ आई। क्या आपको ये अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो यूनिट है वो क्या हो गया? कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज क्या करेंगे, अपना एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिट। मैंने जैसा कि बोला अगले 5 दिन थोड़ा खास फोकस रखने आपको, है ना? तो आप थोड़ा सा अकाउंट्स एंड ऑडिट को एकदम अच्छे से करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना टफ टाइप के आते हैं। टफ मतलब ये होता है कि क्योंकि अपना पार्ट है बहुत बड़ा है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तक बच्चों का खुद ध्यान ही हट जाता है कि अब ये क्या तो पढ़े हम लोग, और फिर यहीं से उठा के एग्जामिनर दे देता है। तो कोई भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? बहुत आसान है अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। 2 हिस्सों में चैप्टर को पढ़ना है हमको। पहला हिस्सा जो होगा वो अकाउंट्स होगा। क्या होगा? अकाउंट्स। और जब ये पढ़ लोगे तो फिर अगला हिस्सा जो पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे? ऑडिट। अकाउंट्स वर्ड से शुरू करते हैं। अकाउंट्स क्या है? तो अकाउंट्स का मतलब बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। किस चीज का रिकॉर्ड? कितना आपका रिसिप्ट हो रही है, कितनी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? यस सर। कितनी आपकी सेल हो रही है, कितनी आपकी परचेज हो रही है। सही बात है? हाँ सर। देन एसेट एंड लायबिलिटी का रिकॉर्ड होता है। सही बात है? और फाइनली कॉस्ट रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जितना भी आपका कॉस्ट या एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका अलग से कॉस्ट रिकॉर्ड रखा जाता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। तो बिना देखे बोलो क्या क्या आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? सर मनी रिसीव्ड या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर, सेल सेल, और परचेज, एसेट या लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटी, और जो भी एक कॉस्ट एक्सपेंडिचर आता है। तो बेसिकली जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना होता है। कहाँ रखना होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक। अब सेक्शन 128 जो है वो स्पेसिफाई करता है इस बात को कि हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर दी होगी, मेंटेन कर दी होगी हर फाइनेंशियल ईयर की। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब कोई भी इसमें मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, कुछ भी गलत ना हो, सब कुछ सच सच बताया गया हो। और इसे आप अक्रूवल बेसिस पे रखोगे। अक्रूवल बेसिस मतलब होता है गोइंग कंसर्न बेसिस, और ये डबल एंट्री सिस्टम पे होना चाहिए। सही बात है कि गलत बात है? हाँ सर। एक बार शांत मन से पढ़ लो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये ना आईएमपी सेक्शन 128, इसको थोड़ा ध्यान रखना। यस सर क्लियर है। बनेगा। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ रखा जाए? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन, रजिस्टर्ड ऑफिस। और यदि उसके अलावा किसी प्लेस पे मेंटेन रखना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके अप्रूवल से होगा।
जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहीं और रखना है तो 7 दिन के अंदर वो इस चीज के बारे में आरओसी को बताएंगे फॉर्म एओसी 5 भर के। क्या भर के? AOC 5. अगर पूछ दे एओसी 5 क्या है तो ये एक इंटीमेशन है। किसको इंटीमेशन है? आरओसी को आरओसी। किस चीज का? कि और बुक्स Other place of अदर registration. देन रजिस्टर्ड ऑफिस में रख रहे हैं। कीपिंग बुक अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। कितना समझ आया? क्लियर है सर। शांत मन से एक बार पढ़ दो पूरे पैराग्राफ को। कोई तकलीफ हो तो बताओ, थोड़ा जल्दी पढ़ना। क्लियर है सर। Yes, sir. अभी तक सारे प्रोविजन समझ आए कि नहीं? हाँ या ना बोलो। चलो हाँ सर। आ गए। सवाल ये है कि ब्रांचेस की बुक को कहाँ रखी जाए। तो जैसे ये मेरी कंपनी है, कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है ब्रांच में ही मेंटेन होती है। कहाँ मेंटेन होती है? ब्रांच में। हाउएवर इसकी कॉपी बीच बीच में कंपनी को भेजते रहना चाहिए आपको। ठीक है, समराइज कॉपी मेन ऑफिस में भेजते रहना चाहिए। फिर बोलूं कि बात समझ आ गई? आगे सर। कोई तकलीफ नहीं है? टफ तो नहीं लग रहा है? नहीं। नहीं। कितने समय तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व रखना है? तो 8 साल तक प्रिजर्व रखना है। जैसे अभी 2021 खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ की बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है 2029 तक मेंटेन रहेगी। 8 इयर्स तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से मेंटेन रखना है। ठीक है। हाउएवर अगर कंपनी में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो फिर और लंबे समय के लिए भी मेंटेन रखने कहा जा सकता है। ये छोटे छोटे प्रोविजन लेकिन बहुत भारी है, इसको एकदम अच्छे से याद रखोगे। बनेगा कि सिर के ऊपर से? बनेगा सर। बनेगा। किन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की? तो इनमें से कोई भी, या तो एमडी, या तो होल टाइम डायरेक्टर, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या कोई भी पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखते हो तो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगेगी जो 1 साल तक की हो सकती है, और साथ साथ फाइन लगेगा जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक हो सकता है दोनों। ठीक है, यहाँ पे पेनल्टी भी याद रखोगे। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा समझ आ गया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। आ गया। अब उसके बाद बारी आती है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। किसकी बारी आती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी कंपनी के रिलेशन में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहोगे तो इसमें आती है बैलेंस शीट, पी&एल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर शीट या शेयर होल्डर पोजीशन, और बस इतना ही, चौथा नहीं करना। पढ़ के देखो तो ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ, क्लियर है। क्लियर है। अब यहाँ पे कई बार आपको ना एग्जाम में फाइनेंशियल ईयर वर्ड को डिफाइन करने बोल देता है। तो किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के रिलेशन में फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वो साल जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। कई बार कंपनियां जो होती है ना 1 जनवरी के पहले भी बनती है, तो उसमें जो 31 मार्च का पीरियड है वो अगले साल का भी दिया जा सकता है। आपको मेरी बात नहीं समझ आई होगी, आपको मैं सिखा देता हूँ। जैसे तनीषा लिमिटेड एक कंपनी है, ये कंपनी बन रही है मान लो 25 मई 2020 को, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब तक का होगा? 31 मार्च 2021 तक। 21. मान लो अगर तनीषा लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 15 फरवरी 2021 को होता, तो 15 दिन का या 30 दिन का थोड़ी ना फाइनेंशियल ईयर आप बनाओगे। तो इनको बोला जाता है कि आप इसे अगले साल तक का ड्रॉ कर सकते हो। आप इसे ड्रॉ कर सकते हो 31 मार्च 2022 तक। 2022. ये बात याद रहेगी कि भूल जाओगे? यस सर, याद रहेगी। क्लियर है ये आपको? कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो बेटा, तो उसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें वो ये होती है कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फाइनेंशियल ईयर की, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखानी चाहिए। क्या दिखानी चाहिए? True and fair. व्यू।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछता है, याद रखना। ठीक, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। किसके हिसाब से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो शेड्यूल 3 जो दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में उसके हिसाब से है। पहले आप लोग जो अकाउंटिंग करते थे वो बैलेंस शीट शेड्यूल 6 के हिसाब से हुआ करती थी, अब आप उसको शेड्यूल 3 के हिसाब से करता अकाउंट्स। बात समझ आएगी सिर के ऊपर से? यस सर। फिर से बोलूं? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जुड़ी हुई कंपनी है या प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो इनको ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या दिखाने की जरूरत नहीं है? ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक, ये आप इतना पढ़ सकते हैं। ये है ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब। शांत मन से पढ़ दो। सर क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई ये ऐसी अंडरटेकिंग है जहां पर बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्लोज नहीं की जाती है। बैंक आपको सारे अकाउंट डिटेल थोड़ी ना बता देगा, है ना? तो पढ़ के दो एक बार इसको। जब हो जाए तो मुझे बताना, जितना टिक किया हो बस वो पढ़ना। क्लियर सर। बनेगा? हाँ। अच्छा, किसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लायंस करने की और ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने की? अगेन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ या वो पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया है। पेनल्टी भी सेम है जो ऊपर पढ़े हो, ठीक है? जो सेक्शन 129 की थी वही पेनल्टी है, 1 साल तक की जेल या फिर फाइन लगेगा 50,000 से बढ़ के 5 लाख। ईमानदारी से बताओ कितना समझ आया? क्लियर है सर। कोई डाउट नहीं है इसमें? नहीं। अच्छा, आज की डेट में कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्म में बनती है? तो शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से बनती है। बताओ कोई तकलीफ? नहीं सर। बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। नंदनी समझ आ रहा है बेटा? श्रुति समझ आ रहा है? हाँ सर। गुंजा? हाँ सर। आज कम लोग ज्वाइन करे क्या? हम्म। किस खुशी में? बारिश, मौसम? ये क्यों रोज सुबह बारिश शुरू हो जाती है? तुम लोग के साइड हो रही है नहीं हो रही है? हो हाँ रही है सर, हो सर। रही है हो ना। रही है हाँ सर। सर, बहुत तेज अभी सुबह से। बताओ। चलो अब आप आ जाओ सीएफएस के कंसेप्ट पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। किस पर आ जाओ? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 ने ये मैंडेटरी कर दिया सारी कंपनियों के लिए कि अगर उनका जॉइंट वेंचर है या उनकी कोई सब्सिडरी या एसोसिएट है तो उनको अपने अकाउंट्स के साथ क्या करना होगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना होगा। अब आपकी कंपनी चाहे अनलिस्टेड हो या प्राइवेट हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके जॉइंट वेंचर्स है, आपकी सब्सिडरीज है, तो आपको साथ में क्या बनाना होगा? उनका भी अकाउंट अपने साथ दिखाना होगा। या पहले भी पढ़े हैं क्या? यस सर। According to subsection 3 of section 129, where a company has one or more subsidiary or associate or joint venture, it shall, in addition to its financial statement for financial year, prepare a consolidated financial statement of the company of all subsidiary, associate, joint venture in the same form and manner as that of its own, which shall be laid before annual general meeting of the company along with laying of its financial statement। मतलब अपने को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी ही है, साथ साथ हमें क्या शो करना पड़ेगा? एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से हाँ सर। clear हो रही? अच्छे से। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। तो अगर सीएफएस आया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। हो गया। अब उसके बाद बारी आती है रीओपनिंग के कंसेप्ट की। किसकी बारी आती है? रीओपनिंग। रीओपनिंग का कंसेप्ट समझ लो क्या है। मान लो एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है। क्या एंड हो गया? फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग भी हो गई। क्या हो गई? एनुअल एक ही जनरल एनुअल जनरल मीटिंग में सारी बुक्स अप्रूव हो गई है। क्या अप्रूव हो गई है? बुक्स। बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव हो गया कि शेयर होल्डर ने बोल दिया साल भर का हिसाब किताब बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
सवाल ये उठता है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव हो जाती है एनुअल जनरल मीटिंग में, तो क्या उसके बाद ऐसी बुक्स की रीओपनिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, या रीकास्टिंग, रीकास्टिंग मतलब उसमें बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है। क्या बुक्स रीओपन हो सकती है? देखो बुक्स तो अप्रूव हो गई है ना, मतलब आपने जब बैलेंस शीट पी एंड एल जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाया था, शेयर होल्डर तो उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, सही बात है। हाँ अब आपसे सवाल ये हो रहा है यहाँ पर कि क्या इसे रीओपन किया जा सकता है, तो जनरली रूल ये याद रखना कि रीओपन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? रीओपन नहीं किया जा सकता। हाउएवर अगर एनसीएलटी के पास एक एप्लीकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डाले, कौन डाले? सेंट्रल गवर्नमेंट। या इनकम टैक्स अथॉरिटी डाले, या सेबी डाले, या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी डाले, कौन डाले? रेगुलेटरी बॉडी। तो बेसिकली जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रीओपनिंग की जा सकती है या रीकास्टिंग की जा सकती है। क्या की जा सकती है? रीओपनिंग या रिकास्टिंग। प्रोवाइडेड जेन्युइन रीजन हो कि पहले के अकाउंट से फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है? फ्रॉड। जिस पीरियड की हम रीओपनिंग या रिकास्टिंग करा रहे हैं उस पीरियड में कंपनी बहुत मिसमैनेजमेंट से चल रही है, ईमानदारी से। कितना क्लियर है? क्लियर है। तो इसके लिए नोटिस कौन कौन दे सकता है, आपको समझ आया? किसके पास नोटिस देना है, एप्लीकेशन देना है? एनसीएलटी एनसीएलटी के पास। दे पा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, सेबी और रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक। अब आगे एक बार आप रिकास्ट कर दोगे तो फाइनल होगा, फिर उसको दोबारा रिकास्ट नहीं किया जा नहीं किया जा सकता। क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से। हम्म। The Act clearly provides that in respect of reopening of books of account relating to period earlier than 8 years, immediately preceding the current financial year, no order shall be made by tribunal unless the central government has directed for keeping of books of account for a period longer than 8 years. The books of accounts may be ordered to be reopened within such longer period. 8 साल में बुक ओपन होगी, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और लॉन्गर पीरियड चाहती है तो और लॉन्गर पीरियड भी दिया जा सकता है। ये बात ध्यान रहेगी। यस सर। कितना क्लियर है? क्लियर है। आपको रीओपनिंग रिकास्टिंग समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। हाँ सर आ गया। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी के कुछ मेंबर्स रीओपन या रिकास्ट कराना चाहते हैं तो उनको परमिशन है क्या? नहीं सर। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम सेबी और टैक्स, रेगुलेटरी रेगुलेटेड अथॉरिटी। आपको ये बात ध्यान रहेगी? हाँ। कोई डाउट? नहीं सर। ये नहीं करता वॉलंटरी डिवीजन। सिग्नेचर पे आना, इसको दिमाग में एकदम बिठा देना, आईएमपी टाइप से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्नेचर किसकी जाती है? तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हो तो इसमें कई बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाती है। क्या आ जाती है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को अप्रूव करने का काम बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, और बेसिकली ये माना जाता है कि इस पर जो साइन होता है, ठीक है, वो या तो चेयरपर्सन का होगा, किसका होगा, चेयरपर्सन, या फिर दो डायरेक्टर का जिनमें से एक एमडी होगा। क्या होगा? दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होगा। और साथ में सीएस का, अगर कंपनी में सीएस है तो। पहले मतलब बात समझ आएगी नहीं, किसका साइन होगा? या तो चेयरपर्सन साइन कर दे, चेयरपर्सन ये कब करता या है? फिर दो डायरेक्टर। सुनो, इफ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। क्या? सिर्फ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। अगर चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं करे तो कौन करेंगे? दो डायरेक्टर दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होगा एंड सीएस। ठीक है, अगर कंपनी सीएस है तो। और अगर ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी है, तो एक डायरेक्टर। एक डायरेक्टर। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आएगी सिर्फ? सर आ गई। कोई तकलीफ नहीं है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो ऑडिटर की रिपोर्ट को भी साथ साथ अटैच कर दिया जाता है, जो ऑडिट हुआ उसकी रिपोर्ट को भी अटैच कर दिया जाता है। शांत मन से बताओ कितना समझ आया? आ गया सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब एक सवाल है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो है, क्या ये मेंबर्स को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस सर। तो नॉर्मली लॉ ये बोलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी है जिसमें ऑडिटर रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब आ जाती है, ये मीटिंग के नोटिस के साथ, किसके साथ? मीटिंग के नोटिस।
किसको किसको जाएगा समझ लेना, हर मेंबर को जाएगा। किसको जाएगा? Every Every member. member. ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टीज को जाएगा। किसको जाएगा? Debenture trustees. बेचे तो डिबेंचर ट्रस्टी को जाएगा। और हर वो पर्सन जो एंटाइटल्ड है नोटिस पाने के लिए 21 डेज का, जैसे अगर आप बोलोगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, तो इन सबको क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भेजी जाएगी। क्या भेजी जाएगी? Financial statement की copy. अच्छे से मेरी बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ। कोई डाउट है क्या इसमें? Yes sir. कोई परेशानी? नहीं. ये आपको इतना अभी तक जो मैंने पढ़ाया अच्छे से क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। Yes sir. आपके मन में कोई तकलीफ इसको लेकर? नहीं. आप शांत मन से पहले इतना पढ़ के दो मेरे को, मैं नीचे करता जाऊंगा, मेरे को बताना। बहुत सारी चीजें बताया हूँ आपको, मैं शांत मन से पढ़ पढ़ के देख लेगा, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। आप यस सर बोलोगे तो मैं आगे बढ़ जाया करूंगी। Yes sir. ये तो आगे पढ़ो। जब हो जाए तो बताना। Yes sir. पढ़िए। Yes sir. आगे बढ़ू? हाँ सर। ट्रू एंड फेयर व्यू देखो। Yes sir. पढ़ो। Yes sir. हो गया? Yes sir. रीओपनिंग देखो। Yes sir.
बनेगा? यस सर। इतना भी करो आप, ठीक है, एकदम इसको ग्रैस्प कर देना, अच्छे से पढ़ देना। फिर हम लोग नेक्स्ट 5:30 बजे पढ़ेंगे, ठीक है, फिर 8:30 बजे भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ सर। ये करो, ये सर 5:30 को होगी ना आज क्लास? 5:30 को होगी। अगर थोड़ा सा लेट कर सकता हूँ, लेकिन शाम को लूंगा जरूर, सेटिंग अप का रिवीजन, ठीक है। हाँ यस सर। सर। बाय सर।